आप सभी का आपके अपने चैनल सन से मैनेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं इतिहास। और इतिहास कहाँ से? तो लुसेंट से। जी हाँ, लुसेंट का इतिहास। तो भारत का इतिहास यहाँ पर है, देखिए हेडिंग में है क्या? भारत का इतिहास। भारत का इतिहास के अंतर्गत हम लोग देखते हैं उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तट तक जो फैला हुआ उपमहाद्वीप है उसको हम लोग भारत या भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष को भारत का देश कहा गया है। भारत के नाम पर ही भारत का नाम रखा गया भारत। यहाँ के निवासियों को भारतीय बोला जाता है, भारतीय बोला जाता है, अर्थात भारत की संतान कहा जाता है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुगल यानी कि मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। तो ये चीज था भारत के बारे में। उसके बाद भारत के संपूर्ण इतिहास को जानने के लिए हम लोग क्या किए हैं? अध्ययन की सुविधा के लिए इसको 3 हिस्सा में बांट दिए हैं। कौन कौन हिस्सा है? तो पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। एक इसके लिए बांटा गया इस तरह से। तो अब हम लोग खुद के अध्ययन के सुविधा को देखते हुए इस तरह से हम लोग बांट दिए। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्राचीन भारत के बारे में। जी हाँ, प्राचीन भारत के बारे में। तो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का 4 मुख्य स्रोत माना गया है। पहला माना गया धर्म ग्रंथ को, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य को माना गया। तो ये 4 हो गए कौन क्या? तो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का स्रोत। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे धर्म ग्रंथ के बारे में। तो धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आप देख लीजिए। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है और इसके संकलनकर्ता थे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे। और वेद हम लोगों को सिखलाता है, उपदेश देता है, वह है वसुदैव कुटुंबकम का। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। मतलब यह माना जाता है कि इसको देवताओं के द्वारा लिखा गया है। वेद 4 है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। और इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। अब 4 वेद में पहले हम लोग जानेंगे ऋग्वेद के बारे में। यह सबसे ज़्यादा प्राचीन है और काफ़ी महत्व का है। हालांकि इसके बहुत सारे पेज अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जितना उपलब्ध है वह भी हम लोगों को काफ़ी जानकारी देता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और बाल खिल्य पाठ हैं 11 सूक्त इसमें, और टोटल 10,462 ऋचाएँ उपलब्ध हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। मतलब जो ऋग्वेद के ऋचाओं को जो ऋषि पढ़ता है उसको होत्र कहा जाता है। इस वेद से आज के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। बहुत सारे लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो इसका आंसर होता है सूर्य देवता सावित्री को। और ये जो ऋग्वेद है उसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। किनका उल्लेख किया गया है? सोम का। कहाँ? तो 9वें मंडल में किया गया है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 8वें मंडल का जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं उसको खील कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है चातुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों में उत्पन्न हुए, ऐसा माना जाता है। आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं वामना अवतार के 3 पग। सभी लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु के द्वारा वामन अवतार लिया गया था और 3 पग में पूरे संसार को माप दिया गया था। इसका उल्लेख भी कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 बार और अग्नि का 200 ऋचाओं में उल्लेख किया गया है ना। इंद्र कितना बार? तो 250 बार। कहाँ? ऋग्वेद में। और अग्नि कितना बार? तो 200 बार, है ना। ये दोनों प्रश्न काफ़ी महत्व का है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद ये जो ऋग्वेद है यह सबसे प्राचीन है और काफ़ी प्रामाणिक माना जाता है। और ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का को स्थान दिया जाता है। इसके बाद आप आइए यहाँ पे यजुर्वेद। यह भी एक वेद है। हम लोग जाने थे कि 4 वेद है, उसमें यहाँ पर यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन क्या कहलाता है? तो यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धवर्यु कहते हैं, है ना। जो पाठ का जैसे ऋग्वेद में होत्र था उसी तरह से यजुर्वेद में कौन है? तो अधर्व्यू है। यजुर्वेद में
यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन सा वेद दोनों में लिखा गया, गद्य में भी और पद में भी। तो आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। अब आ गया ये आप सामवेद में। सामवेद का में साम का अर्थ होता है गान। क्या होता है? साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी कि मंत्रों का संकलन है, और इसके जो पाठ करता है उसको बोलते हैं उद्रात्री, है ना, उद्रात्री बोला जाता है इसको। और ये जो सामवेद है यह भारतीय संगीत का जनक भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। किसको? तो सामवेद को बोला जाता है ना। इसके बाद आप आइए अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र है तथा लगभग 6000 पद है। कितना है? 6000 पद है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। क्या करता है अथर्ववेद? कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है ना। इसी में जादू टोना वगैरह भी मिलता है। ठीक है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का खोज करना, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भाई जादू टोना का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा कौन? तो उसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद, है ना। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। किसको? परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। एक काफी महत्व का प्रश्न है। काफी महत्व का प्रश्न है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां किसको कहा जाता है? तो पहला सभा और दूसरा समिति, है ना। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद ही है ना। सबसे प्राचीन कौन? तो ऋग्वेद। और सबसे बाद का कौन सा? तो अथर्ववेद। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। कौन कौन? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। इन 6 वेदांगों की रचना की गई है। किसके लिए? तो वेद को भली भांति समझने के लिए। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचिता लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उगस्त्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो 18 है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है और कहीं पर नहीं पाया जाता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। कौन सा? मत्स्य पुराण, है ना, सबसे प्राचीन है और प्रामाणिक भी है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, क्या था? स्त्रियों को और शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे, है ना। मतलब वेद नहीं पढ़ सकते थे लेकिन पुराण को सुन सकते थे वे लोग। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, है ना। कहाँ करते थे? तो मंदिर में उसका पाठ किया जाता था, है ना। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए, ये है पुराण, ठीक है। कौन सा पुराण किस वंश से संबंधित है वो यहाँ पर जानिए। मतलब ये कि विष्णु पुराण में जब आप जाइएगा तो आपको मौर्य वंश से संबंधित चीजें वहाँ पर मिलेगा। उसके बाद मत्स्य पुराण में जाइएगा तो आंध्र सातवाहन के बारे में वहाँ पर आपको उल्लेख मिलेगा। वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है ना। कभी कभी मिलान करने वाले में भी दे देता है, तो इसको आपको याद रखना होगा। क्या याद रखना आपको? विष्णु पुराण में कौन सा? तो मौर्य वंश, है ना। मत्स्य में आंध्र सातवाहन। वायु पुराण में कौन? तो गुप्त वंश। तो यहाँ पर हम लोग इसको याद करते थे भीम, है ना, भीम, ठीक है। भीम से हो गया विष्णु, वी से हो गया विष्णु और म से हो गया मौर्य, और यहाँ पर माया, है ना, माया। या फिर इसको आप पलट दीजिएगा तो वाला हो जाएगा आम, है ना। ए हो जाएगा आम, और आम में क्या हो जाएगा? आ से हो जाएगा आंध्र सातवाहन वंश और म से हो जाएगा मत्स्य पुराण, ठीक है। और यहाँ पर हो जाता है वागु, ठीक है। क्या होता है? वागु हो जाता है। वा से हो जाता है वायु पुराण और गु से हो जाता है गुप्त वंश, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी दिया गया है किसको लेकर के? तो ईसवी और ईसा पूर्व को लेकर के, ठीक है। कई बार हम लोग इसको लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर जब आप इसको समझ जाइएगा तो आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। समझिए, ईसा मसीह के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। तो ईसा मसीह का जन्म जब हुआ, ठीक है, तो जन्म हुआ और इस जन्म के पहले, है ना, इस जन्म के
पहले का जो वर्ष था उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ईसा पूर्व बोलते हैं। समझिएगा, क्या बोलते हैं इसको, ईसा पूर्व बोलते हैं। किसको, ईसा के जन्म के पहले वाले समय को ईसा पूर्व बोलते हैं, और उसको लिखते हैं हम लोग बीसी से, है ना, बी और सी लिख देते हैं, या फिर सीधा सीधा ईसा पूर्व लिख देते हैं। ठीक है, बीसी का मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, है ना। और उसके बाद वह समय जो ईसा मसीह के बाद हुआ उसको हम लोग सीधा ईसवी बोलते हैं, और उसको हम लोग ई से लिखते हैं। ठीक है, ई लिख करके और यहाँ पर एक बिंदु या गोल दे देते हैं, तो इसको हम लोग ईसवी बोलते हैं। ठीक है, तो ईसवी कौन सा हुआ, ईसा मसीह के जन्म के बाद, यानी कि उसके जन्म से ही शुरू हो गया। ठीक है, और ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय था उसको ईसा पूर्व बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ एक एग्जाम्पल, क्या दिया हुआ है, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व हुआ था, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले 563 साल पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं क्या, 563 ईसा पूर्व। और मृत्यु हो गया, ठीक है, तो मृत्यु हो गया कब, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ। कब से, तो ईसा मसीह के जन्म के पहले, है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है आपका कोई भी कंफ्यूजन अब इसको लेकर के नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पर आप देख लीजिए इसको भी, एडी मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी होता है। ठीक है, एडी का मतलब एनो डोमिनी होता है, और ईसवी को एडी में हम लोग लिखते हैं। किसको लिखते हैं, ईसवी को एडी में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग अगले पेज में चलते हैं, और यहाँ पर भी आपको बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, लूसेंट तो सही अच्छा है। ठीक है, एक एक शब्द इसका महत्वपूर्ण है, एक एक वर्ड, एक एक शब्द, एक एक अक्षर इसका महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिल्कुल जीके का निचोड़ है ना, जीके का निचोड़ है। बहुत अच्छी बुक है, और आपको इसको निश्चित रूप से पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो काफ़ी लोग पढ़ते हैं, एक बार दो बार नहीं, आपको इसको 3 4 5 बार पढ़ना चाहिए। इसको कैसे पढ़ना है वो भी मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बता दूंगा। आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्री यानी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है ना। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह सूंग काल का मानक ग्रंथ है। कब का है, सूंग वंश का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। कौन, नारद स्मृति, किसके बारे में, तो गुप्त युग के बारे में जानकारी आपको प्रदान कराता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनायान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म को दो भाग में बांट दिया गया था, एक था हीनायान और दूसरा था महायान। तो यहाँ पर दिया हुआ है किसके बारे में, हीनायान के बारे में दिया हुआ है। इसका प्रमुख ग्रंथ कौन सा था, तो कथा वस्तु, है ना। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या बोला जाता है, जैन साहित्य को आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, चाणक्य का ही 3 नाम, ठीक है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। ठीक है, विष्णुगुप्त उनके बचपन का नाम था, उसके बाद जब वो मतलब लेक्चरर बन गए, टीचर बन गए, कहिए प्रोफेसर बन गए, ठीक है, लोगों को पढ़ाने लगे, और जब प्रसिद्धि प्राप्त कर ली तो चाणक्य हो गए। ठीक है, और जब चंद्रगुप्त मौर्य के साथ वो लड़ाई कर रहे थे, और उस समय जो उनको वहाँ से जो अनुभव मिला, और उसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने के लिए, कई राज्यों को जीतने के लिए कई तरह के कुटिल यानी कि कूटनीति का जब प्रयोग किए, तब वे क्या कहलाने लगे, तब वे कौटिल्य कहलाने लगे, है ना। तो इस तरह से इनको तीनों नाम मिला। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। किससे, अर्थशास्त्र से। और अर्थशास्त्र को किसने लिखा, तो चाणक्य ने लिखा। और चाणक्य का अन्य और कौन को नाम, तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त, है ना, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। अगला है यहाँ पर संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिनी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। ठीक है, कल्हण कौन सा किताब लिखा, तो राजतरंगिनी, है ना। कल्हण कौन सा किताब, तो राजतरंगिनी। और ये जो राजतरंगिनी है इसका संबंध किससे है, तो कश्मीर के इतिहास से है। अरबों के सिंध विजय का वृतांत चचनामा में मिलता है, और इसके लेखक है कौन, अली अहमद है ना। तो यही सबसे हम लोगों को किसके बारे में जानकारी मिलता है, तो प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलता है। अष्टाध्यायी, इसके लेखक कौन है, तो पाणिनि है। अष्टाध्यायी पाणिनि। और ये जो अष्टाध्यायी है इसमें क्या कुछ मिलता है, तो यह संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। याद रखिएगा, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सा है, तो अष्टाध्यायी है। और इसके लेखक कौन है, तो पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास एवं मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है ना। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है, ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत का होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यवन आक्रमण का उल्लेख किसमें मिलता है, गार्गी संहिता में मिलता है। और इसके लेखक है कौन, तो कात्यायन है ना। पतंजलि पुरोहित थे किसके,
पुष्यमित्र शुंग के थे। ठीक है, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास के बारे में पता चलता है। इसके बाद कुछ जानकारी हम लोगों को मिलती है विदेशी यात्रियों से, है ना। विदेशी यात्रियों से कई जगह से लोग भारत यात्रा करते करते आए थे, या फिर आक्रमणकारी जो नेता राजा हुआ करते थे उनके साथ भारत आते थे, है ना। तो उन लोगों के द्वारा भारत के बारे में जो कुछ भी लिखा गया उससे भी हम लोगों को भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसमें कुछ मुख्य हैं, उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। यूनानी रोमन लेखक कौन? तो टेसियस के बारे में देखिए। अब टेसियस कौन थे? तो ये थे ईरान के राजवैद्य थे, है ना। भारत के संबंध में इनका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है ना। हालांकि भारत में बहुत सारा आश्चर्यजनक चीज हुआ करता था जो विदेशियों को पता नहीं चलता था, है ना। विदेशियों को पता नहीं चलता था। यहाँ पर हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत, फारस, ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। अगला है यहाँ पर देखिए, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में थे कौन कौन? तो नियाकर्स, आने श्रीकटर्स तथा एरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय। सिकंदर आप जानते होंगे, इनका नाम आप निश्चित रूप से सुने होंगे। और ये जो सिकंदर था इसका लड़ाई हुआ था पुरु के साथ, और भारत को मतलब पुरु के वीरता से प्रभावित होकर के ये अपने देश लौट जाना चाहता था, है ना। पुरु से इसको ज्ञान हुआ कि भाई अपने देश का भी रक्षा और सुरक्षा और उसको भी विकास करने का बहुत जरूरी पड़ता है। इसलिए पुरु से युद्ध करने के बाद सिकंदर कोई युद्ध नहीं लड़ा और अपने देश लौटने का निर्णय लिया। हालांकि वह लौट नहीं पाया, जाते समय रास्ते में ही उसको बीमारी हो गया था, जिसकी वजह से उसका मृत्यु हो गया, है ना। लेकिन वो भारत में सेल्यूकस निकेटर को छोड़ करके गया था। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए मेगास्थनीज, है ना। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। किसमें? तो इंडिका में। इंडिका को किसने लिखा? तो मेगास्थनीज ने। याद कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है ना। अगला है यहाँ पर कौन? डाईमेकस है। ठीक है, डाईमेकस कौन था? तो सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। किसके राज दरबार में? बिंदुसार। और बिंदुसार जो थे वो कौन किसके थे? तो मौर्य वंश के शासक थे, है ना। मौर्य वंश के शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार बैठे और बिंदुसार के बाद अशोक, सम्राट अशोक। ठीक है, अगला यहाँ पे डायोनिसियस या मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। डायोनिसियस जो था वो अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलमी या दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। कौन? टॉलमी। टॉलमी क्या लिखा? भारत का भूगोल लिखा। उसके बाद एक प्लिनी आए थे और इनके द्वारा लिखा गया था नेचुरल हिस्ट्री, है ना। प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री लिखा गया और इसमें भारत के पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। तो प्लिनी क्या लिखे? नेचुरल हिस्ट्री लिखे थे। कौन? तो प्लिनी। प्लिनी के द्वारा क्या लिखा गया? तो लिखा गया नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, अगला है यहाँ पर पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी। क्या है? पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे कुछ चीनी लेखक, है ना। चीनी लेखक भी काफ़ी भारत में आए थे और उसमें फाहियान, वेनसांग, संयुग्न, ये लोग काफ़ी महत्व रखते हैं। फाहियान के द्वारा लिखा गया था। ये जो थे भारत के सुख और समृद्धि के बारे में बताए थे, मुख्यतः मध्य भारत यानी कि भारत का जो बीच का भाग था जिसको हम लोग मध्य प्रदेश बोल सकते हैं, है ना, वहाँ के बारे में ज़्यादा बतलाए थे। भारत में 14 वर्ष तक रहे थे और ये आए थे किसके शासनकाल में? तो चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में लिखा है। इसके बाद संयुगन, है ना, संयुगन 518 में भारत आया। इसने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। वेनसांग देखिए काफ़ी दिनों तक भारत में रहे। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। वेनसांग 629 ईस्वी में चीनी से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। है कहाँ पहुंचा? कपिसा पहुंचा और भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। यह बिहार में नालंदा जिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CU की नाम के प्रसिद्ध है जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। ठीक है, CU की, है ना, इसमें 138 देश का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था, है ना। वेनसांग क्या किया? बुद्ध के प्रतिमा को भी पूजा, सूर्य के भी प्रतिमा को और शिव के प्रतिमाओं का भी पूजन किया था।
वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इसके बाद चीनी यात्री कौन थे? तो इत्सिंग थे। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत में आए थे। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। मतलब 7वीं शताब्दी का भारत आपको इत्सिंग के ने जो कुछ बताया है उसमें आपको मिलता है। उसके बाद अरबी लेखक, है ना, अरबी, ठीक है, अरबी लेखक में कौन? अल बरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता है, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृतांत कौन है? रेहला या रिहला, है ना, रेहला भी रहता लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। रेहला के लेखक कौन थे? तो इब्न बतूता थे, है ना। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। किसको? तो इब्न बतूता को कौन किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। अन्य लेखक के बारे में आप यहाँ पर जानिए। तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था और इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। कौन? कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है ना। तो इस तरह से कई लेखक के द्वारा कई जगह के बारे में लिखा गया। इससे हम लोगों को भारत के बारे में काफ़ी जानकारी मिली। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी यह था किनके द्वारा? लेखक के द्वारा, धर्म ग्रंथ के द्वारा। जो भी ग्रंथ लिखा गया था उन सभी के द्वारा हम लोगों को जानकारी मिल रहा था। अब पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। तो 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगज कोई, है ना, बोगज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य यानी कि अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। कहाँ से? तो बोगज कोई से मिलता है। किसका किसका? मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप आइए। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यमन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर यानी कि विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। क्या है? स्तंभ लेख है ना। कौन सा? तो गरुड़, वेशनगर, हेलियोडोरस, ठीक है, हेलियोडोरस, है ना। भागवत धर्म विकसित हो गया था, इसका यहाँ पर आपको साक्ष्य मिलता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है ना। कहाँ पर? हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख 100 गौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख मिलता है। दुर्भिक्ष मतलब अकाल होता है ना। दुर्भिक्ष मतलब अकाल। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। क्या? तो सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हून आक्रमण की जानकारी। ठीक है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण्य अभिलेख, है ना। शासक कौन थे इस समय? तो भानुगुप्त थे। ठीक है, से प्राप्त होती है। एरण्य ऐसे भी लिखा जाता है, ए र आधा न और य, ठीक है, एरण्य लिखा जाता है ना। उसके बाद सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। किससे? मंदसौर से। कौन सा? तो रेशम बुनकर का, ठीक है, रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। इसको आप वीडियो को एक बार दो बार सुन लीजिएगा तो आपको सब याद हो जाएगा, पूरा का पूरा लुसेंट, है ना। केवल आपको इसको सुनना है। ठीक है, कश्मीरी नौ पाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास यानी कि गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। ठीक है, गर्तावास यानी कि गड्ढा घर, जिसको आप क्या बोल सकते हैं? अंडरग्राउंड बोल सकते हैं आप उसको, है ना। तो उस तरह का चीज जो है कश्मीरी नौ पाषाणिक पूरा स्थल से मिला है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में करसापन, ठीक है, साहित्य में बोलिएगा तो करसापन बोलिएगा और प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का भी आप बोलिएगा। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेरु पुद्दुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुआ है? पुद्दुचेरी के निकट से रोमन सिक्का प्राप्त हुआ है ना।
यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख दिया हुआ है और उनके शासक का नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख से क्या मिलता है, तो कलिंग राज खारवेल के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। ठीक है, ये अभिलेख है, हाथी गुम्फा क्या है, तो अभिलेख है, और इससे आपको जानकारी किसके बारे में मिलेगा, कलिंग राज खारवेल के बारे में आपको इससे जानकारी मिलेगा। जूनागढ़ या फिर गिरनार का अभिलेख से क्या मिलने वाला आपको, तो रुद्र दामन मिलने वाला है। सॉरी, रुद्र दामन शासक थे, है ना, और इनके बारे में जूनागढ़ अभिलेख से आपको जानकारी मिलता है। फिर नासिक अभिलेख से गौतमी वल्लभ श्री के बारे में जानकारी मिलेगा। प्रयाग स्तंभ लेख काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, है ना। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रयाग स्तंभ लेख में किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, एहोल अभिलेख से कौन, तो पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख से मालवा नरेश यशोव वर्मन। ग्वालियर अभिलेख से प्रतिहार नरेश भोज, है ना, ग्वालियर से भोज। ठीक है, भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख से अस्कन गुप्त के बारे में जानकारी मिलेगा। देवपाड़ा अभिलेख से बंगाल शासक के बारे में आपको जानकारी मिलेगा, है ना। अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इपिग्राफी। किसको, तो अभिलेख के अध्ययन को इपिग्राफी कहेंगे हम लोग। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली है। ठीक है, उत्तर भारत में जो है वो है नागर शैली, और दक्षिण में चले जाएंगे तो द्रविड़ है। ठीक है, देखिए इसको लेकर के कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है ना। यहाँ पर देखिए दक्षिण है तो दक्षिण का है द्रविड़। ठीक है, दक्षिण भी द से शुरू होता है और द्रविड़ भी द से शुरू होता है। ठीक है, इसलिए कहीं कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः इसको बेसर शैली बोला जाता है। क्वेश्चन कभी कभी आता है, कौन सा ऐसा शैली है जिसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है, तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो बेसर शैली आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कंदरिया महादेव, यानी कि खजुराहो में जो महादेव मंदिर है वो है पंचायतन, है ना, मतलब 4 तरफ से मंदिर से घिरा हुआ कौन सा, मुख्य मंदिर जो बीच में है। ठीक है, ब्रह्मेश्वर मंदिर, और यह है कहाँ, तो भुवनेश्वर में। उसके बाद लक्ष्मण मंदिर है खजुराहो में, लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर में, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, गोंडेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगा, ये कौन सा किस शैली से बना हुआ था। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे सीधा प्राग ऐतिहासिक काल में। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, जिस काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। मतलब ये ऐसा काल था जिसका लिखित प्रमाण बिल्कुल नहीं मिलता है। ठीक है, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है ना। संस्कृति है और यहाँ पर बर्तन दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा महत्व का नहीं है, लेकिन एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा, शायद कभी कभी क्वेश्चन में दे दे। मालवा में कौन, तो काला लाल, बुर्जों में धूसर, जोखे में लाल, दक्षिण नौपाषाण में चमकीला धूसर, पूर्वी नौपाषाण में कौन, तो भूरा लाल, है ना। तो ये हो गया प्रागैतिहासिक काल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप क्या था इसमें, आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं, यानी कि लेख तो उपलब्ध हैं लेकिन इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो इस वाले काल को हम लोग आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। होमोसेपियंस यानी कि ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग तथा पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के लिए के भी साधन थे। आग का आविष्कार हुआ था कब, पूरा पाषाण काल में, एवं पहिए का हुआ था नव पाषाण काल में। याद करिएगा, देखिए आग का कब, तो पूरा पाषाण काल में, और पहिया का कब, तो ये हो गया नव पाषाण काल में। ठीक है, पहिया में कौन है, नव है, यानी कि नया है। ठीक है, नया है, और आग में कौन, पूरा पाषाण काल है। ठीक है, मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य के अस्थायी निवास की प्रवृत्ति जब आया तब कब, कौन सा काल था, नव पाषाण काल था, और ये जो नव पाषाण काल था इसमें मनुष्य सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। अभी भी कुत्ता मनुष्य का काफी वफादार होता है। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी, यानी कि प्राप्ति स्थल था, अतिरंपकम था, है ना। सबसे पहले क्या बनाया गया, तो कुल्हाड़ी बनाया गया, है ना। तांबा धातु का प्रयोग किया जाता था और
सर्वप्रथम कौन सा औजार? तो कुल्हाड़ी बनाया गया। फिर कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन? गेहूं। इसी को कहली फसल भी कहा जाता था। एवं जौ थी। कौन कौन था? गेहूं और जौ। कौन सा? तो गेहूं और जौ था। ठीक है, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन? तो चावल था। ठीक है, समझ रहे बात को? यहाँ पर आप समझिए क्या क्या चीज़ बोल दिया गया। यहाँ पर बोल दिया गया भाई कि कृषि के लिए सबसे पहले गेहूं को अपनाया गया, पहली फसल थी, है ना। लेकिन मानव जो है सर्वप्रथम क्या किया? प्रयुक्त किया किसको? तो चावल को अनाज के रूप में। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। किसका है? कोल्डी हवा। ठीक है, कोल्डी हवा का संबंध किससे? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। और कृषि का सबसे पहला उदाहरण कौन सा मिलता है? कहाँ पर? तो मेहरगढ़ में मिलता है ना। और कोल्डी हवा में चावल का प्राचीनतम साक्ष्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। पल्लावरन नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व युग के अधिकांश औजार क्या है? अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। कौन सा का? पुरापाषाण कालीन औजार का खोज करने वाले कौन थे? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। और कब किए? तो 1863 ईस्वी में इनके द्वारा पुराने मतलब भारत में पुरापाषाण कालीन औजार की खोज की गई। अगला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में इसका अर्थ था मृतकों का टीला, है ना। मृतकों का टीला सबसे प्राचीन कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो वाला था, है ना। मोहनजोदड़ो सबसे प्राचीन नगर था और इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। असम का श्वेत पूर्व गिब्बन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाकपी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि यहाँ पर इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। किससे है? तो जोरवे संस्कृति से है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। किससे मिला है? शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का अवशेष मिला है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। कहाँ मिला? तो नर्मदा घाटी में मिला। मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। अगला है यहाँ पर सिंधु सभ्यता, है ना। सिंधु सभ्यता है रेडियो कार्बन यानी कि C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। दयाराम साहनी के द्वारा किसका खोज? तो सिंधु सभ्यता का खोज किया गया था। किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग भी कहा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे, है ना। भूमध्य सागरीय के थे और द्रविड़ थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक प्राचीन पुरास्थल दास नदी के किनारे सूतकांगेदार बलूचिस्तान जहाँ पर है। पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर यानी कि जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर तथा चीनी पुरास्थल तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। नदी के किनारे कौन कौन था, कौन सा नदी था और कौन सा उस नदी के किनारे स्थल था, उन सभी के बारे में यहाँ पर दे दिया गया है ना। पहला कौन कौन है? बलूचिस्तान कौन नदी है? सूतकांगेडोर है। उसके बाद आपके पास है कौन सा नदी? आलमगीरपुर में आपको मिलता है कौन कौन सा? तो अखनूर के निकट है, चिनाब नदी के तट पर है। और मांदा जो है यह गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला भी अवस्थित है। अगला यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बनता है, विष्णु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 दिन को ही बड़े नगर की संख्या दी गई है। ये है कौन कौन? मोहनजोदड़ो। कौन कौन है? मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, गंधमारी लाल है, धौलावीरा है, राखी गढ़ी है और फिर काली बंगन है ना। ये 6 स्थल हैं जो काफ़ी महत्व रखते हैं और सैंधव सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ पर मिले हैं? तो ये मिले हैं कहाँ? गुजरात में मिले हैं। लोथल एवं सुतकोतदा कहाँ पर बंदरगाह है?
तो यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। किसका बंदरगाह है? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। जूते हुए खेल और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। किससे प्राप्त हुआ? कालीबंगन से। क्या क्या मिला यहाँ पर? जूते हुए खेल, यानी कि जिससे जोता जाता था जिस खेत को, वो वाला खेत। फिर नक्काशी सी ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु काल में विदेशी व्यापार आयातित वस्तुएं प्रदेश है। और यहाँ पर आपके पास सीधा सीधा क्वेश्चन है क्या? विदेशी व्यापार, सिंधु काल में विदेशी व्यापार के बारे में यहाँ पर दिया गया है। आयातित वस्तुएं और कौन सा प्रदेश से आयात किया जाता था, इन दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे, है ना। तांबा कहाँ से आता था? तो खेतड़ी बलूचिस्तान और ओमान से आता था। चांदी कहाँ से? तो ईरान या अफगानिस्तान से। चांदी अफगानिस्तान या ईरान। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान हो गया। उसके बाद टीन कहाँ से? अफगानिस्तान और टीन से, यानी कि टीन अफगानिस्तान और ईरान से। और गोमेद सौराष्ट्र से। लाजवर्थ मेसोपोटामिया, शीशा कहाँ से? तो ईरान से, है ना। जितना सूची हमारे पास है, और इन सब सूची में से एक आध क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि हर बार पूछता रहा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है ना। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से मिला है अग्निकुंड? कहाँ से? लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुआ है, दोनों जगह से मिला अग्निकुंड, ठीक है। उसके बाद मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। उनके चारों ओर हाथी, गंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान हैं। मतलब फिलहाल आप यहाँ पर केवल इतना जानिए कि एक सील पर, मतलब एक ही पत्थर है और उसमें 3 मुख वाला देवता कब मिला है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला आपके पास है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली। मोहनजोदड़ो से किसका? तो नर्तकी का, मतलब जो नाचने वाली होती थी, उनको जो उनका कांस्य मूर्ति मिला है। हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। किसमें? हड़प्पा, है ना। मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा में आ जाइए आप, ठीक है। यहाँ पे अलग से खुदाई किया गया था। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, ठीक है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्हूदड़ो में मिले हैं। मनके अगर आपको बनाना है और उसके लिए कारखाना खोजना है, तो कहाँ पर मिला आपको? लोथल और चन्हूदड़ो में मिला। मतलब इससे आप ये कह सकते हैं कि लोथल और चन्हूदड़ो में मनका बनाया जाता था, ठीक है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। कैसा है? भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी गई है, जबकि अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता है। तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है ना, ऐसा होता है। लेकिन क्या हुआ? सिंधु सभ्यता में लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी गई, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाया था। कौन सा पद्धति? ग्रिड पद्धति अपनाया था। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलती थी। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी है? तो गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सा है? गेहूं और जौ है। संदैव वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। कौन? तो संदैव वासी, ठीक है। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला। किससे? बनमाली से मिला है। अगला है आपके पास यहाँ पे, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिसने धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चावल कहाँ से मिला है? सबसे पहले तो लोथल से मिला है ना। लोथल से मिला है कौन? तो चावल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ स्थल है ना, और इसके उत्खननकर्ता का नाम दिया हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पर ईस्वी सन भी दिया हुआ है, और वह स्थल किस नदी के किनारे अवस्थित है यह भी दिया हुआ है, और वर्तमान में स्थल कहाँ पर है यह भी यहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगा। तो आप ये मान करके चलिए कि यहीं से ये जो आप पूरा का पूरा देख रहे हैं, ठीक है, संदैव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति, यहाँ से भी 2, 3, 4 क्वेश्चन अच्छे हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। और इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स से, ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, और राखलदास बनर्जी। और यहाँ पर देखिए ईस्वी सन है। ईस्वी सन का मतलब क्या है भाई? ईस्वी सन का मतलब यह है कि हड़प्पा का खुदाई 1921 में किया गया, और मोहनजोदड़ो का खुदाई 1922 में किया गया। चन्हूदड़ो भी है, सिंधु नदी, गोपाल मजूमदार 1931 में, है ना।
फिर है कौन, कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पे है, कौन नदी के किनारे है, तो घग्गर में है। बीबीलाल एवं बीके ठाकर 1953 में। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में फिलहाल यह अवस्थित है। कोट तीजी कहाँ पे, तो सिंधु फजल अहमद 1953। रंगपुर मादर रंगनाथ राव 1953 से 54। रोपड़ सतलज जगदत्त शर्मा 1953 से 56, है ना। रोपड़ कहाँ पे, तो सतलज नदी के किनारे, ठीक है। जगदत्त शर्मा इसके कौन थे, उत्खनन करता थे। लोथल कौन सा नदी के किनारे है, तो भोगवा है ना। लोभो बोलते हैं इसको हम लोग, लोभ बोल देते हैं, ठीक है। लोथल में क्या, तो भोगवा, यानी कि लोभ हो गया, लो से लोथल हो गया और भो से भोगवा हो गया। रंगनाथ राव आलमगीरपुर है, हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है। जगदत्त शर्मा, इसका ट्रिक भी है, अलग से हम आप लोगों को ट्रिक दे देंगे, है ना, आप उसे याद कर लीजिएगा। सूत कांगे डोर दास नदी के किनारे है, कहाँ है, दास नदी के किनारे कौन है, तो सूत कांगे डोर है। ऑरेंज स्टाइल जॉर्ज डेल्स, फिर बनमाली यानी कि रंगोई में है, रंगोई नदी के किनारे है बनमाली। और रविंद्र सिंह बिष्ट कब, तो 1974 में। कब, 1974 में, है ना। मतलब ये सारे स्थल हैं जो कैसे स्थल हैं, तो प्राचीन स्थल हैं। और कब के हैं, तो सैंधव सभ्यता के समय के ये सारे प्राचीन, मतलब ये सारे जो प्रमुख स्थल हैं ये सारे के सारे हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या कुछ दिया है, सुत कोतड़ा कालीबंगन एवं लोथल से संबंधित सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। कहाँ से, सुतकोतदा, उसके बाद कालीबंगन और फिर लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी, है ना। तौल कैसे होता था, तो 16 के अनुपात में होता था। उसके बाद तौल नहीं, सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी एवं भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे, है ना। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में बर्निश मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। किसका है, मेलुहा, ठीक है। मेलुहा शब्द का उल्लेख कहाँ से, तो सिंधु सभ्यता घाटी से ही मिलता है ना। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासक वणिक वर्ग के हाथों में था, ठीक है। ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा संस्कृति का जो शासन था वो वणिक वर्ग के हाथों में था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। किसने कहा है, पिगट ने कहा है। कौन, तो पिगट ने क्या कहा, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है, ऐसा पिगट ने कहा। इसके बाद है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी शिव सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता जो था, सिंधु घाटी का जो नगर था, उस वहाँ पर नगर के किसी भी स्थान पर मंदिर का अवशेष नहीं मिला है।